व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे रुमान। आज की जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 200 तक इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने फ्री प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई है आप लोगों के लिए। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम हमें ना आप लिटरेसी की तैयारी करवा दें या डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की करवा दें, मोबिलाइज़र की तैयारी करवा दें। तो उनको मैं ये बताऊँगी कि ये जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, ये सारी पोस्ट के लिए है। मतलब एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन जहाँ भी नीडेड है, उस हर पोस्ट के लिए यही सिलेबस है। मतलब 80% सब्जेक्ट एंड 20% आपका जो है वो जीके होता है। तो 80% पेपर की तैयारी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, उसका कोई डिफरेंट नहीं है मतलब सिलेबस ना। तो आप लोग परेशान ना हो और इसी तैयारी को अपनी को कंटिन्यू रखें, सो दैट आप लोगों के लिए ईजी रहे पेपर अटैम्प्ट करना ना। और आज हम फिर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन एंड थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज वेरी फेमस, नेम द मुस्लिम थिंकर। अच्छा, अब थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात ना ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी होती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जिस मुस्लिम थिंकर ने ये बात की थी ना, वो है अल गज़ाली, ठीक है। वेस्टर्न जितने भी पोस्ट वेस्टर्न है ना, उन सब ने जो मुस्लिम थिंकर्स हैं ना, उनके ख़यालात पे मज़ीद वर्क करके और जो है ना न्यू न्यू थीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। हालांकि बात वही होती थी जो हमारे मुस्लिम थिंकर्स ने की है। ठीक हो गया। अब थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट जो है सबसे पहले अल गज़ाली ने दिया है, लेकिन हमें किसी बुक में इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश यूटिलिटेरियनिज्म इज़ फाउंडेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अब ये प्रैग्मेटिज्म वाली अप्रोच है और इसकी बात भी अल गज़ाली ने बहुत पहले कर दी थी। अब आप देख लें कि जॉन डेवी जो है 17वीं 18वीं सदी में आके आते हैं, मतलब उभरते हैं, उनका नाम आता है। और अल गज़ाली जो है आपको पता है 14वीं सदी में, सॉरी 11वीं 12वीं सदी में हैं ये। तो अब आप खुद देख लें कि मतलब कितना पहले एक मुस्लिम थिंकर ने ये बात कर दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 103 जो है उसमें है एजुकेशनल थॉट्स आर फाउंड इन रिनाउंड बुक अहयाउल उलूम अद्दीन, जिसको इंग्लिश में जो है द रीजनरेशन ऑफ साइंसेस भी कहा जाता है। और कीमियाए सआदत की जो बुक है ना, मुस्लिम्स की, सॉरी मुस्लिम्स की जो कीमियाए सआदत की बुक है ना, उस बुक को अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस इंग्लिश में कहते हैं। तो अक्सर पीपीएससी में यही पूछ लिया जाता है कि कीमियाए सआदत का तो सबको पता होता है कि ये अल गज़ाली ने लिखी है, लेकिन अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस जो है कीमियाए सआदत का ही दूसरा नाम है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो पीपीएससी में अक्सर ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कीमियाए सआदत। अब हमें ये भी पता है कीमियाए सआदत भी अल गज़ाली ने लिखी है, अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस जो है वो भी अल गज़ाली ने लिखी है। या उलूम भी इमाम गज़ाली ने लिखी है और द रीजनरेशन ऑफ साइंसेस भी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तहफ़तुल फ़लसफ़ा, जिसको द इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलासफ़र्स कहते हैं इंग्लिश में, ये भी इमाम गज़ाली की लिखी हुई बुक है। और मतलब ये पूछा हुआ है इन सारी बुक्स का नाम देखे कि ये किसने लिखी हैं, तो ये बुक जो है इमाम गज़ाली की है। ये आपने ज़रूर लर्न करना है, मोस्ट वाइटल क्वेश्चन है किसी भी मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसका सिलेबस जो है वो एजुकेशन पे मबनी हो। तो क्वेश्चन नंबर 104 है द कीमियाए सआदत अल गज़ाली थ्रू लाइट ऑन। अच्छा, अब पूछा ये गया है कि कीमियाए सआदत जो है उसमें अल गज़ाली ने कहा क्या है। तो उन्होंने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दिए हैं डेवलपमेंट के, ठीक हो गया, यानी साइकोलॉजी पे भी वर्क किया है इमाम गज़ाली ने। सेंसेशन और लर्निंग की बात की है, परसेप्शन की बात की है, पर्सनालिटी और कॉग्निशन के हवाले से इन्होंने डिस्कस किया है कीमियाए सआदत में, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 105 है डैश रिकमेंडेड फिजिकल एजुकेशन टू बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। फिजिकल एजुकेशन की बात भी अल गज़ाली ही करते हैं, ठीक है। रियलिज्म वाली जो अप्रोच है ना फिजिकल एजुकेशन की, उसकी बात भी अल गज़ाली करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ने पहले तो लास्ट वीडियो में बताया कि अल गज़ाली जो है वो आइडियलिस्ट हैं और यहाँ ये कह रही हैं कि रियलिज्म वाली बात है। देखें, एक बंदा एक्लेक्टिक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उसकी जो अप्रोच है वो मोनोइस्टिक या डुअलिस्टिक हो। अब आपको पहले मैं ये बता दूं व्हाट इज़ मोनोइज़म, डुअलिज्म एंड एक्लेक्टिक। देखें, जब आप किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो आप मोनोइस्टिक अप्रोच के हामिल होते हैं। मतलब अगर आप आइडियलिस्ट हैं तो वो आप थारोली आइडियलिस्ट रहेंगे, ठीक है, आप कटर हो जाएंगे आइडियलिज्म में। अगर आप डुअलिस्ट हैं तो आप कोई से दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स को देखेंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी आपका पैराडाइम हो सकता है, मतलब आपका ज़िंदगी गुजारने का कोई भी तरीका हो सकता है, तो आप दो चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन एक्लेक्टिक वो होता है जो डिफरेंट आइडियाज़ या डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से जो चीदा चीदा चीज़ें होती हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको चुन के अपना एक नया नज़रिया बना लेता है। तो इमाम गज़ाली या कोई भी मुस्लिम थिंकर हैं तो वो नो डाउट उनकी एक्लेक्टिक अप्रोच रही है। और इस्लाम भी हमें यही कहता है कि जस्ट आपने मजहबी सेंस में
मोनोइस्टिक रहना है, आइडियलिस्टिक रहना है, यानी अल्लाह को एक जानना है, एक मानना है। लेकिन दुनियावी अफेयर्स में आपकी जो सोच है वो एक्लेक्टिक होनी चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिक अप्रोच होनी चाहिए। जहाँ से आपको दुनियावी फ़ायदा मिल सकता है ना, आप वो हासिल करें। इस्लाम इस चीज़ से मना नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया फ़ायदा उठाने की जगह है, ठीक है। तो मतलब एक्लेक्टिक अप्रोच हमारी दुनिया के हवाले से होनी चाहिए, लेकिन अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अल्लाह की ज़ात के हवाले से देखा जाए, या दीनी मसाइल में देखा जाए, तो हमारी जो सोच है वो मोनिस्टिक होनी चाहिए। कभी भी इसमें एक्लेक्टिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीन में नई चीज़ें ईजाद कर देना बिद्दत कहलाता है। चलें जी, ये तो हो गई हमारी एक जो है इस्लामिक टॉक। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 106 के हवाले से। डैश हैज़ मेड द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेज। साइंसेज की जो क्लासिफिकेशन है, नो डाउट द रीजनरेशन ऑफ साइंसेज लिखी है, या उलूमुद्दीन लिखी है इमाम गज़ाली ने। तो साइंस की क्लासिफिकेशन भी इमाम गज़ाली ने ही की हैं सबसे पहले। अब क्वेश्चन नंबर 107 है, अल गज़ाली बॉर्न इन द ईयर 1058, मतलब 1058 में, और 1111 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये 12वीं सदी बन जाती है, 11वीं सदी में वो पैदा हुए हैं और 12वीं सदी बन जाती है इनकी डेथ की। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 108। अल गज़ाली डाइड इन तस हिज नेटिव टाउन ऑन द 19th ऑफ दिसंबर इन 1111। ये मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया, और ये मेरे ख्याल में आप सब लोगों को लर्न होगा। मोस्ट वाइटल क्वेश्चन है ये दोनों, और ये अक्सर जो है पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो जिन लोगों को लर्न नहीं है वो अच्छे से इसको लर्न कर लें। मेंशन द नेम ऑफ द बुक विच वाज रिटन बाय अल गज़ाली। अल गज़ाली, अब डिफरेंट बुक्स के नाम दिए हुए हैं। तो हुज्जतुल बालिगा आपको पता है कि शाह वलीउल्लाह की बुक है, और कश्फुल महजूब जो है ये तो जो है ना, क्या कहते हैं इनको, अल्लाह आपका भला करे, मेरे माइंड से ना एकदम से नाम निकल गया। कश्फुल महजूब जो है ना, ये बाद में रिसेंट जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं या फिलासफर्स हैं, अच्छा जैसे ही मुझे नाम याद आएगा ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मुझे पता था कि ये किसने लिखी है, लेकिन इस वक्त मेरे माइंड से निकल गई है बात। अच्छा, तो हुज्जतुल बालिगा आपको बता दिया। तो यहाँ जो 4 बुक्स दी हुई है ना, इसमें अहयाउल उलूमुद्दीन जो है ना वो इमाम गज़ाली की लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 110 है, अल गज़ाली इज़ नॉन एज। अच्छा, अल गज़ाली को अल गज़ल भी कहते हैं उसमें, और इनको हुज्जतुल इस्लाम भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ज़रूर याद करना है। अल गज़ाली इज़ ऑल्सो नोन एज हुज्जतुल इस्लाम। अच्छा, कुछ लोग ना इसमें मिंगल अप हो जाता है इनको कि हुज्जतुल इस्लाम और हुज्जतुल बालिगा, तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो हुज्जतुल बालिगा जो है वो एक बुक है जो कि शाह वलीउल्लाह ने लिखी है, लेकिन इमाम गज़ाली जो है उनको हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। आपने इस तरह से याद रख लेना है कि जो इस्लाम का वर्ड है ना, वो एक मुसलमान के साथ रिलेट हो सकता है। तो अल गज़ाली मुसलमान थे, तो इस तरह से जो है एक इंसान जो है अपने नाम के साथ इस्लाम का वर्ड लगा लेता है, या उनको एक लक़ब मिलता है तो उसमें इस्लाम का वर्ड इस्तेमाल हो जाता है। जब मैंने याद किया था ना, तो मैंने भी इसी तरह से किया था, इसलिए आप भी इसको इसी तरह से याद कर लें कि जो नाम है उसमें अल इस्लाम का वर्ड है, और जो बुक है उसमें बालिगा का वर्ड है। अच्छा, उसके बाद अब क्वेश्चन है जी 111। 111 है, नेम द बुक विच वाज रिटन बाय अल गज़ाली। तो ये है निशातुल मुल्क, ठीक है। फौजुल कबीर आपको पता है इनकी नहीं है, सियासतनामा भी नहीं है। सियासतनामा तो अब रिसेंट बुक्स में से है, और फौजुल कबीर भी इनकी नहीं है, और अदबनामा भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 112 है, अ मुस्लिम फिलासफर अबू हामिद बिन मोहम्मद बॉर्न इन 1058। अच्छा, अबू हामिद बिन मोहम्मद जो था ना, वो इमाम गज़ाली का पूरा नाम है, अबू हामिद बिन मोहम्मद अल गज़ाली। ठीक हो गया। और ये कई बार पीपीएससी की बुक्स में, सॉरी, पीपीएससी के पेपर्स में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आपने ये ज़रूर लर्न करना है। इमाम गज़ाली के हवाले से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनमें ये जो अब पीछे 4-5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और अब ये जो 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाले हैं ये बहुत वाइटल है। ये 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, आपने ज़रूर लर्न करना है। इमाम गज़ाली के हवाले से 1 या 2 मार्क्स का ज़रूर पोर्शन ऐड होता है पीपीएससी में, और आपको पता है कि एक मार्क्स से जो है आपकी किस तरह से पोजीशन अप एंड डाउन हो जाती है। तो ये आपके पक्के हैं। अगर ये 8-10 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं ना, तो 2 नंबर आपके पेपर में, 1 या 2 नंबर पक्के हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अहयाउल उलूम इज़ द वर्क ऑफ अहयाउल उलूम, आपको पता है इमाम गज़ाली की बुक है। अब क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रोमिनेंट फ्रेंच फिलोसफर, साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय अल गज़ाली। अल गज़ाली से कौन इन्फ्लुएंस था? तो जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहे जाते हैं ना, ब्लेज पास्कल, ये बड़े इंस्पायर्ड थे, और आपको पता है इन्होंने अबैकस बनाई थी। ठीक हो गया। तो अब ये बड़ा वाइटल क्वेश्चन है, और आप लोगों को ज़रूर लर्न करना चाहिए। कभी आया तो नहीं है, लेकिन समटाइम्स जो आपको पता है ना कि जो पीपीएससी का पेपर होता है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो हो सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 115 है, इक्तिसाद फिल इक्तिसाद वाज रिटन बाय, ये भी अल गज़ाली की बुक है। बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, कभी पूछी नहीं गई, लेकिन आप इक्तिसाद और इक्तिसाद का वर्ड आप इस तरह से निमोनिक बना लें कि किसी बुक के नेम में अगर 2 बार इक्तिसाद का वर्ड आ जाता है ना,
तो वो अल-गज़ाली की बुक है। नेम ऑफ द बुक अल-गज़ाली रोट फॉर रॉयल गाइडेंस, यानी बादशाहत के निज़ाम के लिए उन्होंने जो बुक लिखी ना, एंड वाज मीट फॉर गज़नवीद्दीन अबू शुजा मोहम्मद सन ऑफ पेट्रॉन मलिक शाह, मतलब ये किसी बादशाह के बेटे के लिए इन्होंने लिखी थी। तो उस बुक का नाम दिया हुआ है ताबीरुल मसबूक। और ये भी इतना खैर फेमस क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अल-गज़ाली वाज बॉर्न एट गज़ाली, जी उनके गांव का नाम ही गज़ाली था और इसी गांव के नाम की वजह से उनको गज़ाली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 118 है जनाब, रिनेसा ऑफ साइंसेस वाज रिटन बाय, ये भी अल-गज़ाली की बुक है। अच्छा, तफसीरुल याकूत, ये वाली बुक भी जो है अल-गज़ाली की, वैसे ये वाली बुक ना इतनी फेमस नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 125 को देख लेते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो ये क्वेश्चन नंबर 118 से लेके 124 तक आप खुद इसको रीड कर लीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने वाली बात है, हमने 100 क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करना है इंशाल्लाह इस वीडियो में। 125 है, इब्न खुल्दून वाज बॉर्न इन ट्यूनिस। अच्छा, इमाम गज़ाली तस में है, TUS तास, और ट्यून्स में जो है इब्न खुल्दून है। और उनका जो बर्थ ईयर है 1332 है और उनका जो डेथ ईयर है 1406 है। ये आपने ज़रूर याद करना है, नहीं भूलना है इसको बिल्कुल भी। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, इब्न खुल्दून डाइड इन द ईयर 1406। इब्न खुल्दून्स नेम इज एसोसिएटेड विद असाबिया। असाबिया का कंसेप्ट इन्होंने दिया था जिसका मतलब है ग्रुप सोलिडारिटी। अब ये है क्या, मतलब सोशियोलॉजी की एक अप्रोच है ये। ठीक हो गया, मतलब अब इसको सोशियोलॉजी के अंडर भी स्टडी किया जाता है। तो इब्न खुल्दून है, इन्होंने कहा था कि आप ग्रुप कोहेरेंस होनी चाहिए, ग्रुप सोलिडारिटी होनी चाहिए, मतलब माशरे में रहने के रूल्स नॉर्म्स और आपस में भाईचारे की फ़ज़ा कायम करना, और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो उन्होंने असाबे के कंसेप्ट में डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, इब्न खुल्दून रिटायर्ड एज, ये जज थे इब्न खुल्दून, बहुत बड़े जज थे। और इन्होंने जो टीच किया ना वो भी मतलब इसी हवाले से इनकी टीचिंग है। आगे जाके आप लोग जब पढ़ेंगे ना, अभी मैं नाम नहीं बताती क्यों, क्योंकि जब आप नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस के बाद आप इसको पढ़ेंगे ना तो फिर आप ज़रा एक्टिव होके बैठे होंगे और आपको सही से मतलब। और ये बता दूं मैं आपको, जज की जगह काजी का वर्ड भी आ सकता है ना पेपर्स में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, इब्न खुल्दून इज़ नॉन एज द फादर ऑफ, जी ज़रा आप इसको गैस करें, जब तक मैं आपको बताती हूँ आप गैस करें किस चीज़ के फादर हैं ये। जी आई थिंक सो आप लोगों ने गैस किया होगा, तो हिस्ट्री इनको फेमस हिस्टोरियन कहा जाता है। और जितने भी मुस्लिम थिंकर्स हैं ना उनमें हिस्टोरियन का वर्ड जो यूज़ किया जाता है ना, ये इब्न खुल्दून के साथ ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अच्छा, मेरे नाना जान ने एक बार मुझे बताया था जब मैं बहुत छोटी थी कि बेटा इब्न खुल्दून जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान का ही एक मकाम है, उसका नाम उन्होंने बताया था, जो अब मकाम का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि उसी जगह पर इन्होंने बैठ के ना अंदाज़ा लगाया था सितारों को देख के कि ये जो दुनिया है वो गोल है। सबसे पहले इन्होंने ही कंसेप्ट दिया था इब्न खुल्दून ने कि दुनिया गोल है। अब किसी बुक में मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन मेरे नाना जान का जो स्टडी का लेवल है वो बहुत हाई है, मुझसे बहुत हाई है। तो नो डाउट उन्होंने जो बात की होगी कंफर्म की होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि मतलब आप लोग इसको कंफर्म के बगैर जो है ना एज इट इज़ मत मान लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 130 है, इब्न खुल्दून इज़ फेमस फॉर हिज, इन्होंने बुक लिखी थी मुकदमा, और उस बुक का पूरा नाम है मुकदमा तारीख। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 131 है, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज़ रिटन बाय सैयद अमीर अली। स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ये सैयद अमीर अली की लिखी हुई बुक है। हु इज़ एप्टली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अच्छा, पॉलिटिकल साइंसेस का वर्ड आ जाए ना तो वहाँ इमाम गज़ाली होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। पॉलिटिकल साइंसेस की बात होगी तो इमाम गज़ाली हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात आती है ना तो फिर ये इब्न खुल्दून होंगे। ठीक है, आपने याद रखना है। यहाँ एक पहले क्वेश्चन नंबर 129 में भी हमने डिस्कस किया है कि इब्न खुल्दून इज़ द फादर ऑफ, वहाँ पॉलिटिकल साइंसेस का वर्ड है तो उसका आंसर बनता है इमाम गज़ाली, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात आ जाए तो फिर इब्न खुल्दून बनते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 132 हमने डिस्कस कर लिया। अब है 133, वार इज़ नेसेसरी इवल एंड नो नेशन एंड नो रेस इज़ फ्री फ्रॉम इट। ये भी इब्न खुल्दून की सेइंग है। उन्होंने कहा था कि जो जंग व जदल है ना, वो इसको बेशक आप बुराई के तौर पे तस्लीम करें, लेकिन ये ज़रूरी है, लाजिम व मलजूम है। इसके बगैर कोई नस्ल जो है ना मतलब अपना आप नहीं मनवा सकती, या आप कह सकते हैं कि कोई भी नस्ल जो है इससे फ्री नहीं है, इससे मुबर्रा नहीं है। तो ये बात इब्न खुल्दून की है। और क्वेश्चन नंबर 134 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्क ऑफ इब्न खुल्दून। इसमें से इब्न खुल्दून का वर्क कौन सा नहीं है, तो सियासतनामा, ये एक रिसेंट बुक है सियासतनामा। ये जनाब इसकी बुक नहीं है इब्न खुल्दून की, बना किताबुल अकबर,
सॉरी अबार और अलतारिफ और हिस्ट्री ऑफ द बर्बर्स, ये तीनों बुक्स जो हैं इमाम सॉरी इब्न खुल्दून के हैं। लेकिन आप लोगों को ना ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप एक बुक का नाम याद रखें, और वो बुक कौन सी है अभी मैं पीछे आपके साथ डिस्कस करके गई हूँ। मुकदमा की बुक, मुकदमा तारीख़ जिसका पूरा नाम है, ठीक है। आपने बस वो बुक जो है ना ज़रूर याद रखनी है कि वो इब्न खुल्दून की है, क्योंकि पेपर्स में उसी बुक के बारे में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 135 है, इब्न खुल्दून एंड डैश बोथ स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन फॉर द स्टेट एंड कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पावर। अब ये वेस्टर्न का नाम पूछा हुआ है, तो ये मैकियावेली है। मैकियावेली जो इंग्लिश लिटरेचर से हैं उन्होंने इसको पढ़ा हुआ है मैकियावेली को, लेकिन एजुकेशन में भी नो डाउट इनका बड़ा काम है। 136 इब्न खुल्दून डाइड एट द एज ऑफ, अच्छा यहाँ बुक में दिया हुआ है 78, ठीक हो गया। अच्छा, जब मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ इसको माइनस करके जब इनका निकाला ना पूरा, तो वो 74 ईयर बनता है। ज़रा आप लोग भी खुद देख लीजिएगा, क्योंकि 1332 में इनकी बर्थ हुई है और 1406 में इनकी डेथ हुई है। तो आप अब खुद देख लें कि ये 74 ईयर्स बनता है, तो आप इसको सेट कर लीजिएगा। बुक में जो है इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ था, 78 ईयर दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट है जी पेज क्वेश्चन नंबर 137, हु रोट द हिस्ट्री ऑफ बर्बर्स, ये वही बात हो गई, तो इमाम सॉरी इब्न खुल्दून बनते हैं ये। अच्छा, उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। अच्छा, एजुकेशन की जो क्लासिफिकेशन इमाम गज़ाली ने की थी ना, मैं आपको वहाँ बताना भूल गई, मुझे यहाँ याद आ रहा है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। इन्होंने फ़र्ज़ आइन और फ़र्ज़ कफ़ाया में की थी, ठीक है, एजुकेशन के गज़ाली ने। और फ़र्ज़ कफ़ाया की फिर इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी यूज़फुल और यूज़लेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यूज़फुल और यूज़लेस जो नॉलेज है ना, ये इमाम गज़ाली ने दिया, लेकिन ये एक फ़र्ज़ कफ़ाया की जो है ना डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ आज वीडियो में मैंने सोचा था मैं आपको बताऊंगी, अभी मुझे बैठे बैठे याद आया, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि जो इमाम गज़ाली है ना, उन्होंने पहले दो क्लासिफिकेशंस जो दी हैं ना, वो फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ कफ़ाया हैं। अब फिर फ़र्ज़ कफ़ाया की उन्होंने जो दो डिफरेंट टाइप्स दिए हैं वो है यूज़फुल और यूज़लेस। तो आपने ये ज़रूर इस तरह से निमोनिक बना लेने हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 138 है, नेम द मुस्लिम थिंकर who is famous for his services in the subject like history, education and sociology। हिस्ट्री का वर्ड आ गया ना, तो आंखें बंद करके इब्न खुल्दून पे लगा दें, क्योंकि हिस्ट्री पे किसी और ने वर्क नहीं किया, ठीक है। अच्छा, 139 जो है, अकॉर्डिंग टू डैश द इक्विजिशन ऑफ डिवाइन विल इज द फॉरमोस्ट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब ये बड़ा एम्बिगियस सा स्टेटमेंट है, क्योंकि अल गज़ाली ने भी इसी से मिलती जुलती एक स्टेटमेंट दी है, और जो है जिन्होंने ट्रांसेंडेंटलिज्म की फ़िलासफ़ी दी थी, क्या नाम है उनका, अल्लाह आपका भला करे, जी इब्न रुश्द ने भी इससे मिलती जुलती एक स्टेटमेंट दिया, तो लेकिन कभी पेपर में ये आई नहीं है। हो सके तो अगर कोई आप में से कोई इसकी निमोनिक कोई बना सके तो वो मुझसे भी शेयर करे, क्योंकि बिल्कुल मिलती जुलती सी स्टेटमेंट्स हैं, मुझसे निमोनिक बने नहीं इनके। क्वेश्चन नंबर 140, द अबव सेड क्वेश्चन द कंसेप्ट ऑफ डैश ऑफ इब्न खुल्दून हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। अब देखें उन्होंने बात की है, ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, उसी के बारे में उन्होंने पूछा कि कौन सा कंसेप्ट है, और ऑन्टोलॉजी का है, एक्सियोलॉजी का है, एपिस्टोमोलॉजी का है, मतलब कौन सी ब्रांच बनती है। तो आपको पता है कि मतलब अगर आप गॉड के हवाले से कुछ डिस्कस करते हैं या यूनिवर्स के हवाले से कुछ डिस्कस करते हैं, तो यूनिवर्स तो नो डाउट कॉस्मोलॉजी में अलग से भी डिस्कस हो जाता है, लेकिन व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटी की बात हो रही है, तो फिर ये ऑन्टोलॉजी का ही कंसेप्ट बनता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये सबसे बड़ी रियलिटी है कि अल्लाह ही वाहिद खालिक व मालिक है इस दुनिया का, तो वो सॉवरन है, आप सब लोगों को पता है। तो ये ऑन्टोलॉजी का ही कंसेप्ट बनता है। 141 क्वेश्चन है, इब्न खुल्दून सेड द रिवील्ड नॉलेज इज़ द रियल नॉलेज। ये बड़ी फेमस कोटेशन है इब्न खुल्दून की कि रिवील्ड नॉलेज इज़ द रियल नॉलेज। तो ये बनता है एपिस्टोमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नॉलेज की बात हो रही है तो ये एपिस्टोमोलॉजी की अप्रोच है। जी, हमने अब इनका एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, मेंशन द मेजर पॉइंट ऑफ कंसेप्ट एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इब्न खुल्दून। अब वो ये कहते हैं कि इब्न खुल्दून ने जो एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है ना, वो सारे के सारे, अब कीवर्ड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं वो, अच्छा उसके अलावा सेंसरी नॉलेज की बात करते हैं, अच्छा, और दूसरा वो कहते हैं कि जो नॉलेज है वो इक्वेट भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप अपने सेंसरी मोटर्स के ज़रिए इसको एक्वायर करें, ठीक हो गया।
दूसरा 5 सेंसेस की बात करते हैं और ये 6 सेंस की भी बात करते हैं। और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कमेंट्स में कि ये 6 सेंस किसको कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब रिविलेशन की बात करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो देते हैं ना वो रिविलेशन को देते हैं, रिवील्ड नॉलेज को देते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो रिवील्ड नॉलेज है ना वो अबव ऑल है। तो ये इनके एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। हु होल्ड्स दैट द इनजस्टिस, डेस्पोटेशन एंड टायरनी आर द क्लियर साइंस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ अ नेशन। ये बात भी इब्न खुल्दून ने की है। वो ये कहते हैं कि ना इंसाफ़ी आ जाए जिस माशरे में जुल्म व बरबरीत आ जाए, और जिस माशरे में जो है उकबरा परवरी आ जाए, तो उस नेशन को तबाह व बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 144 है हु सेड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज़ नॉट ओनली ह्यूमन नेचर बट ऑल्सो मेल एंड फीमेल आर फंडामेंटल राइट। अच्छा, फंडामेंटल राइट की बात आपने इस तरह से इसको निमोनिक बनानी है कि फंडामेंटल राइट की बात इस्लाम भी करता है, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते हैं, और सेम बात जो है वो इब्न खुल्दून भी अपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात क्वेश्चन नंबर 45 में देखें कि अकॉर्डिंग टू इब्न खुल्दून देयर आर डैश मेन स्ट्रीम्स ऑफ द नॉलेज। वो 2 मेन स्ट्रीम्स करते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि नॉलेज जो है उनकी 2 टाइप्स इन्होंने बताई हैं, और एक है अलूम अकली और एक है अलूम नकली। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, और मैंने साथ लिख भी दिया है जस्ट इसलिए कि जब आप लोग इस पीडीएफ को स्टडी करने लगे ना, तो आप लोगों को दोबारा से याद ना करना पड़े या दोबारा मेरी वीडियो पे ना आना पड़े। अच्छा, अलूम अकली कौन से हैं? रैशनल नॉलेज। और अलूम नकली कौन से हैं? इरेशनल नॉलेज। अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा रैशनल और इरेशनल नॉलेज का। रैशनल वो होती है जो हम अपनी जो है आप ऐसे समझें कि कोग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, अपने दिमाग को यूज़ करते हुए सीखते हैं, और इरेशनल वो होती है जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से या फिजिकल वर्ल्ड से जो है उसके साथ डील करने से सीखते हैं। ये इरेशनल नॉलेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 146 है हु बिलीव्स इन द सुपीरियॉरिटी ऑफ द रिलीजियस साइंसेज ओवर द रैशनल साइंसेज। जी, ये भी इब्न खुल्दून है। इब्न खुल्दून कहते हैं कि जो बात मज़हब ने कह दी है ना, आपकी अक्ल तस्लीम नहीं भी करती, उसको फिर भी एज इट इज़ मान लें। इस्लाम के मामले में वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और ये बात तकरीबन हर मुस्लिम फ़िलासफ़र ने की है, हर मुस्लिम एजुकेशनिस्ट ने की है। क्वेश्चन नंबर 147 है अकॉर्डिंग टू डैश दैट सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ओबेज इट्स ओन इनर लॉज। अब सोसाइटी, सोशल कोहेरेंस, असाबिया, ये तमाम मिलके ना एक ही कंसेप्ट बनते हैं, और ये है इब्न खुल्दून का कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 148 है जनाब अकॉर्डिंग टू डैश द एजुकेशन शुड स्ट्राइव फॉर द कंप्लीशमेंट ऑफ द मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ये बात भी इब्न खुल्दून, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ना ही मतलब 149 वाला है। 150 वाला क्वेश्चन भी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। 151 वाला देखें तो वो भी नहीं है। 53 तक आप लोग ना खुद देख लीजिएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम की बात आ जाती है। अच्छा, इसमें 53 वाले में ना एक 54 वाला जो क्वेश्चन है ना उसको आप ज़रा देख लें। डैश इब्न खुल्दून वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हिम। मतलब किससे कौन से ऐसे वेस्टर्न थिंकर हैं जिनकी बातों से जो है हमारे जो इब्न खुल्दून है वो मतलब आप ऐसे समझ लें कि मतलब उनकी बात नहीं मानते या उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो वो रोसो हैं। ठीक है, नेचर को जिस सेंस में रोसो लेते हैं ना, उस सेंस में इब्न खुल्दून नहीं लेते। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। रोसो कहते हैं कि फ़िज़िकल वर्ल्ड इज़ द ओनली वर्ल्ड जिसको हमें कैश करना चाहिए, और नेचर जो है ना वो ये नहीं कहते कि नेचर ये है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना दी, या नेचर के जो लाज एंड रूल्स हैं वो नेचर समझते हैं मतलब कुदरती मनाजिर को, ज़मीन आसमान, ये पूरी कायनात, इसकी सच्चाइयाँ, मतलब इस तरह से वो कभी भी इसको गॉड के सेंस में नहीं ले जाते, अल्लाह अलमाइटी की सेंस में नहीं ले जाते। तो इसलिए इब्न खुल्दून जो है ना वो नेचर का कंसेप्ट जो रोसो ने दिया ना उसके साथ एग्री नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, एक एस्पिरेंट थी मेरे ही ग्रुप की, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया। अब मैं नाम तो उनका नहीं बताऊंगी। उन्होंने कहा कि मैम देखिए, रोसो नेचर की बात करते हैं, लेकिन फिर रोसो को एथीस्ट क्यों कहा जाता है, मतलब मुल्हिद क्यों कहा जाता है। देखिए मेरी बात सुने, नेचर, हम मुस्लिम्स का जो नेचर का कंसेप्ट है ना वो अल्लाह अलमाइटी से जाके मिलता है। ठीक हो गया, मतलब अल्लाह ने बनाई है ये सारी चीज़ें। ये चाँद जो है रात को क्यों आता है, दिन में क्यों नहीं आता, ये सूरज दिन में क्यों आता है, रात में क्यों नहीं आता, सूरज जो है इस पूरी कायनात के लिए अकेला रोशनी का ज़रिया क्यों है। ठीक है, हम इसको देखते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये सारी अल्लाह की कुदरत है, दिन और रात का बदलना, हमारे लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करना, परिंदों का चहचहाना। हम कहते हैं कि परिंदे जब चहचहाते हैं ना तो ये अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं। लेकिन जो एथीस्ट है ना वो इस चीज़ को इस तरह से नहीं मानते। वो कहते हैं जो कुछ है वो यही है, और ये नेचर को ना लाफानी मानते हैं।
हैं। हम कहते हैं ना कि हर चीज़ को मौत है, लेकिन ये नहीं मानते कि नेचर को मौत है, कभी भी नहीं मानते। और ना ही ये इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में ले जाते हैं, ये इसको साइंस की मद में ले जाते हैं। मतलब अगर सूरज जो है आग का गोला है, मतलब रोशनी दे रहा है या हरारत दे रहा है, तो इसलिए क्योंकि वो खुद आग का गोला है, वो गैसेस से मिलके बना हुआ है। और बिग बैंग थ्योरी के हवाले से आपने सुना हुआ होगा, तो मतलब वो उसका अक्स कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी का एक अक्स कहते हैं इस नेचर को। अगर ये फूल खिले हुए हैं तो इसलिए खिले हुए हैं क्योंकि मतलब इन ये अपने ना मतलब अपने मदार में जो काम कर रहे हैं ना, वो साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं। फूल खिले हुए हैं तो वो साइंस का कोई ना कोई पर्सपेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसको बनाने वाला कोई है। मतलब नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मतलब रोसो जो है वो उस नज़रिए के पैरोकार हैं जो एथीज़म का होता है। तो असल मेन डिफरेंस यही है, हम नेचर को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाते हैं, लेकिन जो एथीस्ट होते हैं वो उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते, वो उसको वर्ल्डली अफेयर्स के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। तो यही वजह है कि उनका नेचर का कंसेप्ट और हमारा नेचर का कंसेप्ट जो है वो बहुत डिफरेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 155 है, इब्न खुल्दून प्रपोज द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। अच्छा, अब कौन कौन से मेथड्स वो फॉलो करते हैं, तो कनेक्शनिज़म के अप्रोच को रोसो जो है वो फॉलो करते हैं। उसके अलावा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, अच्छा इसमें ना बड़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो उनका जो निचोड़ है ना वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मतलब आप इसको पढ़ेंगे ना तो असल में बात वही हो रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अब फर्स्ट वाला जो ए वाला पॉइंट है ना, वो कह रहे हैं ग्रेडेशन मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन, तो ये कनेक्शनिज्म की बात हो रही है। ठीक हो गया। डिस्कशन मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मूविंग फ्रॉम ईजियर टू डिफिकल्ट, तो ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है वही हमें बताते हैं कि टीचिंग जो है वो पहले ईजी बच्चे को टीच करना चाहिए, उसके बाद जो है आप उसको टफ की तरफ लेके जाएं। पहले नॉन स्टडी करवाएं, फिर उसको अननोन की तरफ लेकर जाएं। पहले आप उनको इंडक्टिव नॉलेज के थ्रू उनके सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू सिखाएं, उसके बाद आप उनको रैशनैलिटी की तरफ या फिर कॉग्निशन की तरफ लेकर जाएं। तो ये सारी बातें जो है रोसो करता है, और स्पाइरल करिकुलम की भी बात करता है। देखें किस तरह से, इसका पॉइंट ई देखें, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट इन द प्रोग्रेसिव स्टेजेस एंड प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग एंड ऑल्सो रिवीजन मेथड। अब मदर टंग का जो वर्ड रोसो ने इस्तेमाल किया है, ये सबसे पहले जो इसका कंसेप्ट दिया ना वो एक मुस्लिम थिंकर हैं और उनका नाम है इब्न खुल्दून। मदर टंग की वकालत और लेक्चर मेथड के अगेंस्ट जो हैं वो इब्न खुल्दून है और कोई मुस्लिम थिंकर नहीं है। और रोट लर्निंग के भी बड़ा खिलाफ है इब्न खुल्दून, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हो सकता है आगे आए और हम पढ़ें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 156 है, इब्न खुल्दून क्रिटिकली एवेल्युएटेड द करिकुलम एंड पॉइंट आउट द फॉलोइंग डिफेक्ट्स, के जो इब्न खुल्दून है उन्होंने करिकुलम को एवेल्युएट जब किया तो जो डिफेक्ट्स उन्होंने फाइंड आउट किए वो कौन कौन से हैं, तो वो ये हैं कि मतलब रेपिटिशन बहुत ज़्यादा है सब्जेक्ट मैटर की, ठीक है, और की इम्पोर्टेंस जो है वो मेन सब्जेक्ट्स को नहीं दी गई, और जो हमारा उनका जो करिकुलम था उस टाइम का वो बहुत ज़्यादा लेंथी था, शॉर्टर वर्जन होना चाहिए था उसका, और प्रिंसिपल्स ऑफ हारमोनी नहीं था। मतलब अगर आप एक कंसेप्ट एक टाइम पे पढ़ा रहे हैं तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे जब आप जाएंगे तो पिछले कंसेप्ट के साथ हारमोनी नहीं मिलेगी आपको। जब हम कहते हैं ना कि इंटीग्रेशन जो करिकुलम की होती है, हम पढ़ते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम, तो वो चीज़ जो थी उसका लेख था। ये चीज़ इब्न खुल्दून ने पॉइंट आउट की थी। और मेमोराइजेशन पे यानी कि रोट लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 157 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका जो पॉइंट है ना ई, वो वाला देखें आप। इसमें ये कहते हैं होम इकोनॉमिक्स एंड चाइल्ड केयर शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ करिकुलम। मतलब ECE जो अब मॉडर्न इरा में हम पढ़ रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको हम ECCE कहते हैं, तो इसका कंसेप्ट बहुत पहले हमें इब्न खुल्दून ने दे दिया था। अब ये अलग बात है कि कोई मानता नहीं है। अच्छा, 58 क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, यानी इब्न खुल्दून के अकॉर्डिंग जो है वो डिसिप्लिन कायम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना मस्ट है, तो वो फिज़िकल पनिशमेंट के बहुत ख़िलाफ़ हैं। इब्न खुल्दून जो है वो कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट या फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़िज़िकल पनिशमेंट के हक़ में है इमाम गज़ाली। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे याद आती जाएगी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कस करती जाऊँगी, सो दैट आप लोगों के लिए ईजी रहे। इब्न खुल्दून ख़िलाफ़ हैं कॉर्पोरल या फ़िज़िकल पनिशमेंट के, लेकिन जो इमाम गज़ाली हैं वो कहते हैं कि मतलब फ़िज़िकल पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि मार मार के बच्चे का भुरका से निकाल दिया जाए, बल्कि वो इतना कहते हैं कि 3 छड़ियाँ जो है ना हल्की सी लगा दी जाएँ, 3 छड़ियों से ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इमाम गज़ाली। और यही मेन पॉइंट था 58 क्वेश्चन का। बाकी आप लोग खुद डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 59 है, इब्न खुल्दून वाज द एजुकेशनिस्ट और थ्योरिस्ट ऑफ द सेंचुरी। 14th सेंचुरी बनती है क्योंकि 1332 में ये पैदा हुए हैं, तो मोस्टली इन्होंने 14th सेंचुरी को ही कवर किया है, क्योंकि जब 1301 साल स्टार्ट हुआ ना तो 14वीं सदी स्टार्ट हो गई।
ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आप लोगों को जो है डबल माइंड करने के लिए 13th सेंचुरी भी दी हुई है, जो कि नहीं बनती। अगर 1200 से 1300 के दरमियान कोई एज बनती तो फिर जो है ना ये बनती थी 13वीं सदी, लेकिन 1301 से ऑनवर्ड 1399 तक ये 14वीं सदी ही बनती है, बल्कि 1400 तक ही ये 14वीं सदी बनती है। क्वेश्चन नंबर 160 है द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ इब्न खल्दून कंसिस्ट ऑफ। इसके मेन पॉइंट्स आपको बता देती हूँ मैं कि ये सोसाइटी या सोशल सॉलिडारिटी की बात करते हैं, ये सोशोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इनकी फ़िलासफ़ी जो है उसमें हिस्ट्री का अक्स भी हमें मिलता है, स्टूडेंट्स को ओवरलोड ना किया जाए, इनकी फ़िलासफ़ी में ये चीज़ भी मिलती है। टू स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज जो अभी हमने पढ़े थे ना, इनके 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज, अच्छा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया ना, तो अब मैं इसको रिवाइज़ नहीं करवाऊँगी, आपने मुझे खुद कमेंट्स में बताना है कि एक तो नाम था ना उनका रैशनल एंड इरैशनल, और जो वर्ड रैशनल और इरैशनल के लिए इब्न खल्दून ने खुद इस्तेमाल किए हैं वो कौन से हैं, मैंने आपको बताया है अभी इसी वीडियो में, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा, दूसरा ये बात करते हैं जनाब, हार्श ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, मदर टंग में टीच करना चाहिए, और लेक्चर मेथड नहीं होना चाहिए, और रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। ये सारे जो अभी मैंने आपको बताए हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इब्न खल्दून की फ़िलासफ़ी के हवाले से, आपने ज़रूर लर्न करने हैं। जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पे। करिकुलम शुड कंप्राइज ऑफ बोथ द रैशनल एंड इमिटेटिव साइंसेज फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस्ड एंड कम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। ये इब्न खल्दून बात करते हैं। जहाँ पे करिकुलम को रिफ़ाइन करने की, करिकुलम को रिवाइज करने की बात आ जाए तो आप इब्न खल्दून, मुस्लिम थिंकर की बात आ जाए तो इब्न खल्दून ही हैं ये, ठीक है। और साइंसेस का वर्ड यूज़ हो जाए तो साइंसेस का खैर वर्ड तो जो है वो इनके साथ भी मिलता है, इमाम गज़ाली साहब के साथ भी। तो क्वेश्चन नंबर 162 को देख लें। शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन द ईयर, अब शाह वलीउल्लाह की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आ गई है तो 1703। अच्छा, शाह वलीउल्लाह जो थे ना ये बड़े सगीर के रहने वाले थे, ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, माइंड में रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, 1703 में इनकी बर्थ हुई है और शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। शाह वलीउल्लाह जो पैदा हुए थे ना वो दिल्ली में पैदा हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 164 है हु रोट फौजुल कबीर, सॉरी हु रोट हुज्जतुल बालिगा, ये भी शाह वलीउल्लाह हैं, और फौजुल कबीर जो हैं ये भी शाह वलीउल्लाह हैं। तो आप लोगों ने याद कर लेनी है ये दोनों चीज़ें। अच्छा, वहाँ मुझे भूल गया था फौजुल कबीर ना, पिछले एक MCQs में हम डिस्कस किया, तो ये भी शाह वलीउल्लाह हैं और मुझे भूल गया था वहाँ पे। तो आर इज़ ह्यूमन, इंसान हूँ मैं भी, हाँ मैं भी भूल जाती हूँ, तो आपने याद कर लेना है। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना हुज्जतुल बालिगा जो है ये आपने ज़रूर लर्न करना है, क्योंकि पेपर्स में हुज्जतुल बालिगा जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। ये 4-5 क्वेश्चन जो अभी 162 से 64-5 तक हमने जो डिस्कस किया ये आपने ज़रूर लर्न करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब 166 है तहमतुल इलाहिया, तो ये अल-गज़ाली की बुक है जनाब, सॉरी शाह वलीउल्लाह की बुक है, अल-गज़ाली भूल गई मैं। 167, क्योंकि इतना ज़्यादा बोल बोल के ना बंदा डबल माइंडेड हो जाता है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शाह वलीउल्लाह के फ़ादर का नाम पूछा हुआ है, अब्दुल रहीम उनका नाम था। तो मेरे जो दादा थे उनका नाम अब्दुल रहीम था, तो मैंने तो इसी तरह से लर्न कर लिया था कि मेरे दादा का नाम जो है अब्दुल रहीम है। तो ठीक है, तो जो शाह वलीउल्लाह हैं उनके वालिद का नाम था। तो इस हिसाब से अगर आप भी कोई निमोनिक बनाना चाहते हैं, आपके कोई अपने रिलेटिव हैं उनका नाम था, तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। हु रोट द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, ये बहुत बड़ा कारनामा है जनाब शाह वलीउल्लाह का कि इन्होंने फर्स्ट टाइम फ़ारसी में तर्जमा किया था कुरान पाक का। तो ये तो जस्ट एजुकेशन में नहीं, इसको तो तकरीबन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वाइटल क्वेश्चन माना जाता है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो आपने ये ज़रूर लर्न करना है, ये पूरी ज़िंदगी ये क्वेश्चन आपको फ़ायदा देगा। अगेन हु रोट फ़तहुर रहमान, तो ये भी शाह वलीउल्लाह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इतना। क्वेश्चन नंबर 117 जो है ये भी आप देख लीजिएगा, मुसाफ़ा इनकी बुक का नाम है, अफ्ताफुल कुदुस इनकी बुक का नाम है। और शाह वलीउल्लाह बिलीव दैट 172 वाला जो क्वेश्चन आना, अब आप ये देखें, शाह वलीउल्लाह बिलीव्स दैट अल्लाह इज़ द एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। एब्सोल्यूट रियलिटी की जहाँ बात हो रही है ना, तो ये शाह वलीउल्लाह है। एब्सोल्यूट रियलिटी जो है इसका की वर्ड है, ये आपने लर्न करना है इसको, ठीक है। और ये कंसेप्ट बनता है ऑन्टोलॉजी का, क्योंकि अल्लाह अलमाइटी की बात हो रही है, खुदा की बात हो रही है, रियलिटी की बात हो रही है, तो ये ऑन्टोलॉजी का कंसेप्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 117 है अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह द एक्चुअल नॉलेज इज़ वन दैट हैज़ द एबिलिटी टू अकम्प्लिश ह्यूमन नीड्स। वो कहते हैं कि असल इल्म वही है जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर दे। यानी शाह वलीउल्लाह की जो अप्रोच है वो एक्लेक्टिक अप्रोच है, और मैं खुद भी ये मानती हूँ कि शाह वलीउल्लाह जो थे ना इनकी अप्रोच प्रैग्मेटिक थी, ठीक हो गया। लेकिन अब बात यह है कि PPSC जो है ना वो ये कहता है कि तमाम के तमाम मुस्लिम्स जो हैं
मुस्लिम थिंकर्स, उनको वो आइडियलिस्ट मानता है, ठीक है, आइडियलिस्ट या रियलिस्ट मानता है। तो इब्न खल्दून को अक्सर पेपर्स में मतलब रियलिस्ट कहा जाता है, अक्सर बुक्स में, अक्सर में आइडियलिस्ट कहा जाता है। इसी तरह से शाह वलीउल्लाह को भी आइडियलिस्ट कहा जाता है मोस्टली बुक्स में। तो लेकिन मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे जो है प्रैग्मेटिस्ट लगते हैं। देखिए इन्होंने जितने भी कंसेप्ट दिए हैं ना, उसमें वर्ल्डली अफेयर्स की बात बहुत ज़्यादा की गई है और एक्लेक्टिक अप्रोच इनकी शो होती है, तो ये प्रैग्मेटिस्ट बनते हैं। लेकिन अब देखें, अब बड़े बड़े नाम हैं, वो कहते हैं कि ये आइडियलिस्ट हैं, तो आप मतलब माइंड में तो आइडियलिस्ट ही रखिएगा, लेकिन शाह वलीउल्लाह अकॉर्डिंग टू बी प्रैग्मेटिस्ट है। देखें, अब जैसे इन्होंने कहा कि ह्यूमन नीड्स, अब नीड्स तो हमारी इस दुनिया की है ना, ठीक हो गया, तो इनके एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू उनका यही है। अच्छा, नीड्स जो है वो हमारी रूह की भी हो सकती है, नो डाउट। तो अगर उस सेंस में लें तो ये आइडियलिज्म की अप्रोच बनती है, लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों कहती हूँ कि ये प्रैग्मेटिस्ट है। अभी आपको समझ नहीं आनी मेरी बात की। क्वेश्चन नंबर 174 है, अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह, एक्विजिशन ऑफ पाइटी एंड वर्चू इज द हाईएस्ट गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्जियोलॉजी। देखें, यहाँ पाइटी वर्चू की बात हो रही है, वैल्यूज़ की बात हो रही है, नॉर्म्स की बात हो रही है, तो ये नो डाउट कंसेप्ट बनता है हमारे पास एक्जियोलॉजी का। एक्जियोलॉजी की फर्दर टू टाइप्स हैं, एक है एस्थेटिक्स और एक है एथिक्स, तो ये दोनों ही डिस्कस हो रही हैं इस स्टेटमेंट में, तो ये एक्जियोलॉजी का ही पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। तफहीमतुल इलाहिया, ये भी इन्हीं की बुक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 176 को देखें, मुकदमा इज़ अथराइज्ड बाय, मुकदमा आपको पता है किसकी बुक है? इब्न खुल्दून की बुक है, ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना है, ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 177 को देखते हैं। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इन पर्शियन लैंग्वेज वाज मेड बाय, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, ये शाह वलीउल्लाह हैं, पहली बार इन्होंने ही पर्शियन लैंग्वेज में कुरान पाक का तर्जुमा किया था। तो बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत वाइटल क्वेश्चन है, ज़रूर लर्न करना है। 178 है, एजुकेशन इज़ द पर्पसिव एक्ट एंड इट शुड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। अब सोशल रिफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, तो ये हैं जनाब कौन, सॉरी, ये अल्लाह आपका भला करे, शाह वलीउल्लाह। मैं इसीलिए इनको प्रैग्मेटिस्ट कहती हूँ। रिफॉर्म्स, रिकन्स्ट्रक्शन, सोशली रिफॉर्म्स और सोशली रिकन्स्ट्रक्शन की बात अगर इस्लामिक जो थिंकर्स हैं उनमें देखा जाए तो जस्ट शाह वलीउल्लाह करते हैं, और इसी वजह से मैं इनको जो है ना प्रैग्मेटिस्ट या एक्लेक्टिक अप्रोच इनकी मानती हूँ। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्यों इनको प्रैग्मेटिस्ट मानती हूँ। बाकी बुक्स में तो इनको आइडियलिस्ट ही कहा जाता है। अच्छा जी, शाह वलीउल्लाह's ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर, अब यहाँ इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि इनकी प्रैग्मेटिक अप्रोच है। सोशल रिफॉर्मेशन, ठीक है, आ गई बात वही जो मैंने की थी। पर्सनालिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, इंटेलेक्ट और रिवाइवल इस्लामिक टीचिंग की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ आइडियलिज्म वाली अप्रोच आ जाती है पॉइंट सी में। प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटीफुल सिटीजन, अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटीज़, ये क्रिएटिव एबिलिटीज़ की बात, ब्यूटीफुल सिटीज़न बनाना, ये प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म और रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म। अब आपको पता है कि रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म भी एक रिफाइंड फॉर्म है प्रोग्रेसिविज्म की फ़िलासफ़ी का, मतलब ये भी जॉन डेवी की ही थॉट्स पे खड़ी हुई है। रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म की फ़िलासफ़ी भी थियोडोर ब्रह्माल्ड जो हैं वो बड़े जॉन डेवी से इंस्पायर्ड थे। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं ना, ये प्रैग्मेटिज्म वाली हो रही हैं इनकी। और सोशल वैल्यूज़ की बात, रीऑर्गेनाइजेशन की बात, ठीक है, ये सारी बातें प्रैग्मेटिक अप्रोच की हैं। बाकी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप देखें आपको क्या मतलब बेटर लगता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 118, जो कि है, शाह वलीउल्लाह स्ट्रेस द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ करिकुलम। होली कुरान को फाउंटेन हेड कहते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का कंसेप्ट देते हैं, आपको पता है मॉर्फोलॉजी क्या होती है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सिंटेक्स और मीनिंग्स, सिमेंटिक्स मीनिंग्स के। अच्छा, स्पिरिट ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात करते हैं ये, और उसके अलावा जनाब ये बात करते हैं हदीस और कुरान को फाउंटेन हेड कहते हैं ये एजुकेशन का। ठीक हो गया। सॉरी, मेरा मोबाइल हैंग हो गया बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने की वजह से।